हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो है वो एक सच्ची कहानी या घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसको जानने के बाद हो सकता है आप लोगों को अपने ही इतिहास पे शर्म आए या अपने ही समाज पे शर्म आए कि हम एक ऐसे समाज में आते हैं, हम एक ऐसे हमारे देश में ऐसे भी घटनाएं घटी हैं या हम ऐसे भी थे। तो कुछ लोग तो हो सकता है कि जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं वो इसको ध्यान से समझेंगे, और कुछ लोग नैरो माइंडेड लोग होंगे जो सीधा कमेंट कर देंगे, अरे तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने कैसे किया, वैसे किया, या ऐसे होंगे। तो जो लोग इस टाइप के हैं वो प्लीज़ अभी इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। वैसे मेरे को ज़्यादातर ट्रस्ट ये है और अपने ऊपर एक खुशी भी है कि मेरी जो कम्युनिटी बन रही है, ज़्यादातर वो कम्युनिटी जो है वो अक्लमंद लोगों की कम्युनिटी है। मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं, पर वो बहुत ही सुलझे हुए समझदार लोगों के व्यूज़ आते हैं जो हर एंगल से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो आज मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, और ये घटना मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ पढ़ रहा था, उसके दौरान मेरे सामने आई और इसने मुझे झंझोर दिया। तो मुझे लगा कि ये मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो कि मैं गोवा में रहता हूँ और बीच बियर पार्टी और गाइडलाइंस और ये सब चीज़ें बताने के लिए ही हर बार वीडियो बनाऊँगा, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो या मत देखो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे गोवा या राकेश शर्मा या ट्रैवल एंड नॉलेज गोवा तो ये हमेशा यही सब चीज़ें बताएंगे। तो ठीक है, चलो। ये घटना है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो एक राज्य है आज जहाँ पे साक्षरता की दर सबसे ऊंची है, मतलब एक तरह से कहे तो 100% साक्षरता दर है। वो राज्य आपको मालूम पड़ गया होगा, केरल। तो दोस्तों जो आज केरल है, ये घटना है 1729 की, और ये एक वीरांगना की कहानी है, सच्ची कहानी है, इतिहास है हमारा ये। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं वक्त के साथ। तो दोस्तों 1729 में केरल जो था वो केरल तब बना नहीं था। 1729 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी थी, पर तब आपको पता है कि देश आज़ाद नहीं हुआ था। बहुत सारे राज्य होते थे, रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे, और उस समय केरल का गठन नहीं हुआ था, केरल नहीं बना था। उस समय वो जगह जो थी उसका नाम था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर में की ये घटना है, और बहुत ही मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझे तो आपको मतलब लगेगा कि यार क्या ऐसा भी हुआ होगा। त्रावणकोर इलाके में के एक राजा थे, हर राज्य का एक राजा था जो ऑनर मतलब जो उसको चलाता था। 1729 में जातिवाद चरम सीमा पे था, काफ़ी लंबे उससे पहले से भी था और आज भी चल रहा है। जो शहरों में एसी कमरों में बैठे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आजकल भेदभाव कहाँ है, आजकल जातिवाद कहाँ है, पर वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ एक एसी रूम नहीं होता है, अभी भी बहुत कुछ है। शहरों में भी होता है और गाँव में भी होता है। शहरों में लोग शर्म के मारे इसको ओपनली नहीं बोलते हैं, सहन करने के बाद भी, और करने वाला भी नहीं बोलते हैं, पर गाँव में ये आज भी चलता है। तो 1729 के अंदर केरल राज्य, जब केरल का गठन नहीं हुआ था तो वो जगह त्रावणकोर के नाम से जानी जाती थी। वहाँ पर ऊंची जात और छोटी जात, ऊंची जात और नीची जात में बहुत बड़ा भेदभाव होता था। तो ये जो घटना है ये ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर था। स्तन कर मतलब जो स्त्रियों के स्तन होते हैं उनके ऊपर कर वसूला जाता था। जितने भी जो नीची जातियाँ कही जाती थी उस समय, मैं तो जातिवाद को मानता ही नहीं हूँ, पर जो भी उस समय मतलब जो दलित या नीची जात या छोटी जात जो भी कह करके कुछ एक समुदाय के साथ भेदभाव होता था, बड़ी जात या ऊंची जात वाले लोग करते थे। तो उस समय 1729 में वहाँ पर ये डिसाइड हुआ, उससे पहले से भी चला आ रहा होगा कि ये घटना 1729 की है, कि जो भी छोटी जात या ऊँची जात के लोग हैं वह समुदाय के लोगों के जो पुरुष हैं वो सिर पर कपड़ा नहीं रख सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, पटका नहीं बांध सकते, सिर को ढक नहीं सकते। और अगर पुरुषों को अपने सिर को ढकना है, पगड़ी पहननी है, तो उन्हें कर देना होगा, टैक्स देना होगा। ये तो बात रही पुरुषों की। स्त्रियों के लिए था कि अगर
जो इस समुदाय की, जो दलित समुदाय या छोटी जात या नीची जात जो भी वो कहते थे, और इसमें कई वर्ग थे, मतलब एक नहीं थे, बहुत सारे, कि ये इस कास्ट की छोटी जात है, फिर ये इस कास्ट की छोटी जात, मतलब छोटी जात में भी उन्होंने कास्टिज़्म बनाई हुई थी। तो उसमें उन स्त्रियों को स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। स्तन, अगर किसी स्त्री को अपना स्तन ढकना था तो उसको उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, और वो कर वसूलने के लिए बाकायदा टैक्स इंस्पेक्टर होते थे। राजा के जो सूबेदार या जो भी अफसर होते थे वो ये टैक्स वसूला करते थे लोगों के घर जा कर के, हर सप्ताह में, सप्ताह वीकली हर घर में जाना है। स्त्रियों को अगर अपने ब्रेस्ट को ढकना है, स्तनों को ढकना है, तो उसको टैक्स देना पड़ता था। और वहीं पे ऊंची जात की स्त्रियों को ये छूट थी। ऊंची जात के पुरुष, अमीर हो या गरीब हो, अगर उनकी जात ऊंची है तो वो सिर पे पगड़ी भी पहन सकते थे, ढक भी सकते थे, और औरतें अपने स्तन कवर कर सकती थी। पर ये चीज़ें छोटी जात वालों के लिए नहीं थी। इसी दौरान 1729 में एक गांव के अंदर एक स्त्री हुई, उसका नाम था नांगेली। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, या कोई ईयर में एक साल ऊपर नीचे हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा मकसद, यहाँ मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं पास करना है, हमारा मकसद है कि इस घटना को समझे कि हम किस समुदाय से आते हैं, और आज कितनी विचारधाराएं बची हुई हैं, उसमें से सोच बची हुई है, भले इम्प्लीमेंट ना कर पाए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो नांगेली नाम की स्त्री थी उस गांव में, जिसको ये प्रथा पसंद नहीं थी, और वो इस प्रथा का विरोध करती थी कि नहीं, मैं तो अपने स्तनों को ढकूंगी भी और कर भी नहीं दूंगी। अब उसके इस विरोध की बात आसपास के गांव में फैली कि अरे वो, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तो स्तन भी नहीं ढकती है और टैक्स भी नहीं दे रही है। अब जो ऊंची जात के लोग थे उनको ये डर था कि एक के पीछे पीछे सारे खड़े हो जाएंगे तो ये सब सिर उठा रहे हैं हमारे खिलाफ, मतलब फिर तो हर चीज़ के लिए विरोध करेंगे। अभी तक तो हम इनको दबाते आए हैं सदियों से। और ये ऊंची जात कौन? जैसे मैं हूँ ब्राह्मण, ये सब हाँ, मेरे जैसे ही, मेरे ही पूर्वजों ने किया हो। तो राजा तक ये खबर पहुंची। राजा ने अपने टैक्स इंस्पेक्टर को कहा, जो भी टैक्स कर वसूलता था, कि जाओ उसके घर जा कर के उससे टैक्स लेके आओ, कि अगर उसको स्तन ढकना है तो पैसे देने ही पड़ेंगे। वो राजा गया अपने 2-4 आदमियों के साथ, उसको बोला भाई टैक्स चाहिए, अगर तूने स्तन ढकना है तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा। और पता है टैक्स कैसे दिया जाता था? केले के पत्ते पे रखकर, इज्जत के साथ, प्रसाद के तरीके से, कि मतलब आप इसको भोग लगाओ। केले के पत्ते पे रख के टैक्स दिया जाता था। वो टैक्स इंस्पेक्टर गया, पूरे गांव में, आसपास के गांव में चर्चा थी, वो उसने जाके उसको बोला, वो नहीं मानी, बहस हुई उनमें। उस बहस के दौरान बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो बहस करती रही, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको जाति सूचक शब्द बोले गए, उसको जलील किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर हंसा गया, उसके स्तनों का मजाक गया, मतलब उसको हर तरीके से मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया गया, ताकि ये या तो अपने स्तनों को ना ढके या फिर टैक्स दे। वो अंदर गई, इन्हें लगा कि वो अंदर गई है, वो टैक्स के पैसे ला करके देगी केले के पत्ते पे रख के। वो जब बाहर आई तो सब लोग देख करके हैरान हो गए, सब अचंभे में पड़ गए। वो अंदर गई, अंदर से उसने चाकू से लेके अपने स्तनों को काटा, अपने वक्ष स्थल को काट करके केले के पत्ते पे रख के उसने टैक्स इंस्पेक्टर को दिए। सब लोग देख करके हक्के बक्के रह गए, इतना ज़्यादा खून बह रहा था, और उसको फटाफट प्राथमिक उपचार के लिए लेके जाया गया, पर खून ज़्यादा बहने की वजह से उसी रात उसकी मौत हो गई। वह वीरांगना स्त्री, जिसका नाम था ना, मतलब मैं ये बोलते हुए भी मुझे बड़ा मतलब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा था तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया था, अभी भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है जाति की वजह से। मतलब सोचो, स्त्रियों से आप बोल रहे हो कि या तो पैसे दो, नहीं तो अपने तन को मत ढको। और ये कोई मुगल, कोई कुछ नहीं था। तो ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो बोलते कि बाहर से आए हुए लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया, मैनिपुलेट होकर के कर करके लोगों को। ये सोचने का विषय है कि जब उसकी मृत्यु हो गई, पूरे मतलब उस इलाके में शोर मचा, जगह जगह विद्रोह होने लगा, और समाज के लोगों ने भी डिमांड करनी शुरू की, राजा के ऊपर प्रेशर बना। फिर 1803 में 1729 की घटना है, और उसके बाद राजा ने, जब प्रेशर बना तो उसी समय, मतलब उसके थोड़े दिनों बाद, राजा ने उस पर्टिकुलर समुदाय की स्त्रियों को छूट दी। पर फिर और विरोध बढ़ा,
और प्रेशर बढ़ा तो 1803 में जाके कुछ और समुदाय को उस राजा ने ये ब्रेस्ट टैक्स से छूट दी। फिर मद्रास के नाम से जो एरिया मशहूर था, तब कर्नाटक भी नहीं बना था, वो पूरा मद्रास रीजन आता था, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ। उन लोगों ने इसका इस तरह के राजाओं पे प्रेशर बनाया। फिर जब राजा के ऊपर प्रेशर बनाया गया तब जा कर के 1859 में, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी या विद्रोह, जिसे आप क्रांति कहो या विद्रोह कहो, वो उसको जब दबाया अंग्रेज़ों ने, तो उसके बाद अंग्रेज़ों का दबदबा पूरे हिंदुस्तान में बना। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को डिक्लेयर किया कि अभी हमारे कब्जे में है, और उसके बाद उन्होंने राजा के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से राजा ने ऑफिशियली 1859 में इस प्रथा को ख़त्म कर दिया। ऑफिशियली ख़त्म किया कि ब्रेस्ट टैक्स नहीं लिया जाएगा, पर अनऑफिशियली छोटे छोटे गाँव में दबंगों के डर से जो कंप्लेंट भी नहीं हो पाती थी, वहाँ पर गरीबी की वजह से ये प्रथा चलती रही। 1924 में आके, दोस्तों सोचो, 1924 में आके कानूनी रूप से बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस आके ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली ख़त्म हुई। आज भी केरल के उस इलाके के अंदर उस लेडी की पूजा होती है, नांगेली देवी के रूप में पूजी जाती है, उसकी पूजा करी जाती है, क्योंकि उसके बलिदान की वजह से लोगों को इस तरह की बेतुकी, या इसको आप बेतुकी अंधविश्वासी कह करके टाल नहीं सकते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अगर हम अपने आप को वहाँ रख के देखें। पर उस लेडी के बलिदान की वजह से ये चीज़ रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और धीरे धीरे एक समुदाय को छूट मिली, फिर दूसरे को मिली, फिर और मुद्दे उठे, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हुई। हर एक को बलिदान देना पड़ता है कुछ रेवोल्यूशन से पहले, मतलब कुछ बदलाव से पहले। सुकरात ने जहर का प्याला इसीलिए पिया था, नहीं तो सुकरात के पास मौका था कि वो जेल से भाग सकता था। प्लेटो ने अरेंजमेंट कर ली थी पूरी। तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बदलाव के लिए। फिर इसके बाद इसको, जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मुझे और एक बात मालूम पड़ी कि बहुत सारे लोगों ने जातिवाद और जातिवाद सूचक शब्दों के ताने और भेदभाव की वजह से ऐसे धर्मों को अपनाना शुरू किया जिन धर्मों में उनको जातिवाद से छूट मिलती थी, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैसे कि इस्लाम, जैसे कि ईसाई। क्योंकि इस्लाम में शिया सुन्नी तो हैं पर जाति ही नहीं है, ईसाइयों में जाति नहीं है, बौद्ध धर्म में जाति नहीं है। तो इन धर्मों को उन्होंने किया कि इनमें भेदभाव की परसेंटेज कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होती होगी, हो सकता वहाँ भी होती हो, पर हमारे यहाँ जैसी नहीं। तो इस वजह से भी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। अब ये लोग उस धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं, पर जो अगर वो आपके धर्म में है तो आप उसको मंदिर नहीं अंदर आने दे रहे, आप स्त्रियों के साथ उस स्तन ढकने पे टैक्स ले रहे हो। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो आप सोचो कि मतलब अगर आप ये कहते हो हमारे हिंदू धर्म में ही रहो, और जैसे हमने नियम बनाए वैसे ही रहो, और हम तुम्हारे साथ जो भेदभाव करेंगे, तुम्हारा कुआं अलग होगा, हमारा कुआं अलग होगा, तुम्हारा इलाज अलग होगा, हमारा इलाज अलग होगा, तुम्हारे बर्तन अलग होंगे, हमारे बर्तन अलग होंगे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी औरतों को तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर तुम इस दूसरा धर्म अपनाओगे तो वो भी हमें नामंजूर है। तो यही ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म उस समय फल फूल रहा था, तो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से तो उन्होंने वो धर्म अपनाया। बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, और बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर के साथ भी बहुत ज़बरदस्त भेदभाव हुए, तभी लास्ट में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। और मैं तो सभी धर्मों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो जातिवाद क्या, मतलब जातिवाद की शुरुआती धर्मों की वजह से तो मैं तो हर धर्म के ख़िलाफ़ हूँ। एक ही धर्म अपने को आता है और समझ में आता है, वो है जिसे आप जीव विज्ञान भी कह लो, कि मतलब मैं इंसान हूँ तो दूसरा इंसान है, तो ये कॉमन चीज़ जो है हमारे अंदर, वही एक धर्म है। उसके आधार पर मैं क्या, अच्छा मैं भी इंसान, तुम भी इंसान, ठीक है, तुम्हारे भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तो ठीक है। जैसे कुत्तों में जातियाँ नहीं होती हैं, कुत्तों में ब्रीड, वो वाली ब्रीड तो होती है जो उनकी जैविक संरचना में होती है। हमने तो उसमें भी भेदभाव ढूंढ लिया कि अगर ये काला है तो इसको अलग नज़रिए से देखेंगे, गोरा है तो अलग नज़र से देखेंगे। फिर उसमें भी अमीर गरीब ले आए। अच्छा, तो कालों को आप सिंपैथी मत देना, वो काले भी अपने ग्रुप में अमीर गरीब का भेदभाव करते होंगे। जो दलित हैं उन्होंने भी, मैंने बहुत इसमें बारीकी से समझने की कोशिश करी कि जिसके साथ जाति को लेकर के भेदभाव होता है, वो भी अपने घर के अंदर
स्त्री पुरुष को लेकर के भेदभाव करता है, वो भी कोई अपनी पत्नी को, उसको बुरा ये लग रहा है कि जाति के नाम पे तुमने मेरे साथ भेदभाव किया। जैसे एक रिक्शे वाला है, उसको ये शिकायत होती है, दिल्ली में जो रिक्शे वाला चलाता है उसको एक शिकायत होती है कि ये कार वाले और ये अमीर लोग हमसे भेदभाव करते हैं। बिल्कुल उसकी शिकायत जायज़ है, पर जब वो रिक्शे वाला अपने घर जाता है तो वो भी अपने पुरुषत्व होने का जो फ़ायदा उठाता है, जो स्त्री का दमन करता है, तो वहाँ पे वो भी तो स्त्री के साथ भेदभाव करता है। फिर वो स्त्री बेचारी नहीं है, फिर वो जब स्त्री की बहू आती है तो वो अपने वो भी बहू के साथ जो करती है, या जब उसकी बहू के बच्चा होना होता है तो वही स्त्री चाहती कि पहले बेटा हो। तो हर जिस हमें लगता है कि ये एंड यूज़र है, मतलब यहाँ पे इसके साथ शोषण हो रहा है, मालूम पड़ता है उसके साथ उस चीज़ का शोषण हो रहा है, पर जैसे उसको मौका मिलता है वो दूसरी जगह शोषण कर रहा होता है। जिसके साथ अमीरी गरीबी को लेके शोषण हो रहा है वो जाति को लेके करता है। अरे जिनको हम छोटी जातियाँ बोलते हैं ना, वो लोग भी बड़े प्राउडली बताते हैं, अरे वो वाली जाति ना हमसे भी छोटी है। मैं कह रहा हूँ जाति है ही नहीं, कोई जाति का मतलब नहीं है, मतलब है लोगों का, भेदभाव करते हैं लोग, पर आप मत मानो। और हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलते हो कि भी मैं शायद वो, तो मैं मेरी हर एक सिंपल सा डायलॉग है भाई साहब कि वो लोग पूछते हैं आपका पूरा नाम क्या है, तो मुझे अब क्या है, हर डॉक्यूमेंट में मेरा नाम राकेश शर्मा है, तो मैं साथ में एक ही बात बोलता हूँ, भाई साहब मैं एग्ज़ाम टेस्ट करके ब्राह्मण नहीं बन रहा हूँ, मेरे शर्मा होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे पिताजी शर्मा थे, इस वजह से मैं शर्मा हूँ, मेरा कोई काबिलियत नहीं है, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं पास किया है, या शर्मा होने से मेरे अंदर कोई अलग से अकल आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जिनको ये कहानी ना समझ में आई हो, या मेरी बातें बुरी लगी हो, या कुछ ठेस पहुँची हो, तो वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल जाएं, बिना मतलब कमेंट करके अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। और ओके, गुड बाय, थैंक यू।